हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। आइए स्टार्ट करते हैं सिविक्स क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट है ऑन इक्वालिटी। अब हम 7th क्लास में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या हमें क्या राइट्स मिले हुए हैं या कोई सरकार कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का एक छोटा सा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन इक्वालिटी मतलब समानता, ठीक है। इक्वालिटी, उससे पहले हम ये फोटो देख लेते हैं। ये एक पिक्चर का फोटो है जो 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, ठीक है। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार है। इसमें देखो यहाँ ये दो बच्चे जूते पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और जब ये जूते पॉलिश कर देते हैं तो ये इंसान इनको फेंक के पैसे देता है। तब ये लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ऐसे फेंके हुए पैसे नहीं चाहिए, मैंने आपका काम अच्छे से करके दिया है तो आप मुझे जो मेरा काम का पैसा है उसको पूरी डिग्निटी के साथ दीजिए। तो वो फिर आदमी उसके इस एटीट्यूड से बहुत खुश हो जाता है और उसको उठा के वो पैसे उसके हाथ में देता है। तो बेसिकली ये है इक्वालिटी कि जब आप इक्वल हो, कि आप खड़े होकर अपने जूते मेरे से साफ करवा रहे हो तो मेरे को भी तो इक्वल राइट है कि मैं जो मेरी मेहनताना है उसको मैं अच्छे तरीके से लूँ। तो ये यहाँ पे एक डायग्राम या एक फोटो, 3 फोटो के थ्रू ये समझाया गया है ऑन इक्वालिटी। अब हमारे इंडिया में ये इक्वालिटी है, कैसे है ये, हम कैसे इसका यूज करते हैं या कैसे हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जुड़ी हुई है। सो इक्वालिटी एंड इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र में समानता कैसे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना भाई। आप इतना बड़ा बड़ा वर्ड पढ़ लोगे बट जब तक उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे। तो उससे पहले हम चलते हैं कुछ ग्लोसरीज पे। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, या कुछ आपको न्यू वर्ड्स दिखाई देंगे तो इनका मतलब क्या है। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हो, आप 18 साल के हो चुके हो या उससे बड़े हो चुके हो तो आपको वोट डालने का अधिकार है। So this is a very important aspect of democratic society. It means that all adult citizens have the right to vote irrespective of their social और economic backgrounds। चाहे वो कैसे भी सोशल से आते हैं, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो अगर 18 साल का या उससे ज़्यादा है तो उसको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, सीनियर सिटीजन्स हो, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो। इसी वर्ड को, इसी चीज को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। बड़ा लग सकता है बट इसका मतलब है सार्वभौमिक मताधिकार। डिग्निटी, अभी देखा हमने डिग्निटी। सो दिस रेफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, कि जैसे आपको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है ऐसा ही हर इंसान चाहता है कि आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रिस्पेक्ट करें। अब हम ये वर्ड पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप स्कूल में जाते हैं, है ना, आप स्कूल में जाते हैं तो आपको सबसे पहले उस स्कूल के रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं। क्लास में कैसे जाएंगे, क्या क्या काम होगा, किस तरह की आपको यूनिफॉर्म पहन के आनी पड़ेगी। तो बेसिकली स्कूल को समझने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। ऐसे ही किसी कंट्री को रन करने के लिए या किसी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए तो वहां की गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कराती है जिसे हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब इसी डॉक्यूमेंट्स को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखे हुए हैं सारे बेसिक रूल और रेगुलेशन उन लोगों के लिए कि जो उस कंट्री में रहते हैं। सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। सिविल राइट्स मूवमेंट, ये 1950 में यूएसए में मूवमेंट्स हुए थे जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में था। पीपल डिमांड इक्वल राइट्स एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस स्टोरी को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज हुई थी अमेरिका में 1950 में, क्यों मूवमेंट चला और ये सिविल राइट्स क्या है। तो इस तक तो बाद में पहुंचेंगे, अब वापस चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। So Indian Constitution recognize every person as equal. This means that every individual in the country, include male, female, persons or caste reasons, tribes, educational and economic background, are recognized as equal. So ये बहुत
मेन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ट्राइब से हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड में कैसे हैं, आप सभी को भारत के संविधान के सामने इक्वल समझा जाएगा। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, आपको हमारे भारतीय संविधान के सामने हम सभी इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारा भारतीय संविधान यही कहता है कि सभी जो पर्सन्स हैं वो इक्वल है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस ऑफ एग्जिस्ट। अब ये नहीं है कि इतना सुंदर सा लिख दिया तो सच में भी ऐसा है। हाँ, बहुत ऐसी जगह हैं जहां पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट भी करती है, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, पर जो हमारा एक डेमोक्रेटिक इंडिया है, मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक क्या होता है कि यहाँ पे जो सरकार है वो भी लोग चुनते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा चुनी हुई है। सो द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। अब ये बात कहाँ से आई? तो आपने प्रीवियसली 6th क्लास में पढ़ा था कि दो जो कास्ट थी वो बहुत ही ज्यादा ऊपर थी। कौन कौन सी? जो क्षत्रिय थे और दूसरे पंडित थे, तो उन लोगों का ही दबदबा था। जो शूद्र थे, जो वैश्य थे, उनको वो वाला जो उनका रिस्पेक्ट था वो मिला नहीं था। तो बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे लॉ आए, उनकी वजह से अब उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पोर्शन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो सरकार ने इसीलिए ही बोला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए ये मेंशन किया गया है कि चाहे कोई किसी भी कास्ट से होगा, रिलीजन से होगा, ट्राइब से होगा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल होगा। ठीक है, अगर गरीब कोई हरकत करता है, कोई गलत काम करता है, लॉ को तोड़ता है, क्राइम करता है, तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो सजा एक अमीर आदमी को मिलेगी। ठीक है, and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal। तो पहले हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं था कि जाके किसी प्रकार को किसी को सेफ्टी महसूस होगी। बड़े लोगों के पास अपने सेफ्टी गार्ड्स थे, पर छोटे लोगों के पास कोई ऐसा नहीं था। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें सबसे पहले ये कंफर्म किया गया, ये लिखा गया कि सभी के साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई इंसान परेशान है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, आप उसकी हेल्प करेंगे। अब हमारा संविधान हमें कुछ बेसिक इक्वालिटीज देता है। तो कौन कौन सी इक्वालिटी है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है उसको। सो दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी इंसान इक्वल है। बट इट मीन्स द एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री to Kanta, a domestic worker has to obey the same law। कि अगर चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे एक कांता, एक जो डोमेस्टिक वर्कर है, चाहे वो है, सभी को रूल फॉलो करने पड़ेंगे और सभी के लिए जो लॉ है वो इक्वल है। ठीक है, लॉ के सामने सभी इक्वल है। जो भी कोई क्राइम करेगा, गलती करेगा या जो भी कुछ होता है, सभी के खिलाफ एक सेम कार्रवाई की जाएगी। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। पहले ऐसे कह देते थे ना कि नहीं, इस चीज को पढ़ने का अधिकार तो हमारा है, इस चीज को करने का अधिकार तो हमारा नहीं। पर आज के टाइम में आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि वो इस वाले एग्जाम को देगा या नहीं देगा, या वो इस मंदिर में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारा सरकार, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि आप किसी के साथ भी किसी रिलीजन से लेकर रेस की वजह से, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और या फीमेल या मेल कुछ भी हो, इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। थर्ड कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप, मार्केट। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको जो पब्लिक प्लेसेस है, भाई किसी के घर में तो हम घुसेंगे नहीं, है ना, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप है, मार्केट है, हमें कहीं भी जाने का अधिकार है, हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, किसी का प्राइवेट होटल, किसी का प्राइवेट घर या प्लेग्राउंड में नहीं, आप जो पब्लिक प्लेसेस है उन पे आप आराम से घूम सकते हैं। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड, बाथिंग घाट, कि जितने भी ये नहाने के घाट हैं या रोड हैं या कुएं हैं जो पब्लिकली सभी के लिए है, तो हर पर्सन उसको यूज कर सकता है।
फोर्थ है अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, की जो ये छुआछूत होता है ना, भेदभाव होता है कि नहीं इसको टच नहीं करना, उसको तो बिल्कुल ही अनमूलन अबॉलिश कर दिया गया कि आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि ये किसी छोटी जाति का है तो इसको टच नहीं करना, इसके साथ नहीं बैठना, खाना नहीं खाना, या इसने खाना बनाया है तो ये खाना हम नहीं खाएंगे, ये सब चीज बिल्कुल नहीं करनी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये तो अबॉलिश है। तो हमें 4 प्रकार की इक्वालिटीज मिली हुई है। पहली यही है कि लॉ के सामने सभी इंसान इक्वल है। दूसरा है किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तीसरा है कि हर जगह जाने का सभी लोगों को एक्सेस है। चौथा है कि जो अनटचेबिलिटी है वो अबॉलिश है। ठीक है, तो ये 4 हमें इक्वालिटीज मिली है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रखने की भी जरूरत भी है। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट दो लॉ एंड सेकंड दो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑफ स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। अब देखिए, स्कूल के भी रूल रेगुलेशन है, ठीक है। अब स्कूल में भी तो उनको फॉलो कराने के लिए बच्चों को किसी न किसी प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाता है, या कुछ ऐसा किया जाता था कि बच्चे उन रूल को फॉलो करें। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी सरकार कुछ तरीके अपनाती है ताकि जो लोग हैं इस चीज को माने, अपनाएं, ठीक है, उनकी बातों को सुने। तो 2 तरह के जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट रन करती है। पहली तो वही है कि लॉ लगाएगी कि अगर आपने सिग्नल तोड़ा है आपको चार्ज करना पड़ेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और होता है, क्राइम है तो आपको सजा मिलेगी। दूसरी बात है, सरकार बहुत सारी स्कीम्स भी लाती है, प्रोग्राम्स भी लाती है। अब स्कीम और प्रोग्राम क्या है, तो आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये बार बार स्लोगन्स आपको होता है। पेड़ों को बचाओ, पानी की एक एक बूंद को बचाओ, ये कुछ स्कीम्स हैं, ये स्लोगन्स बनते हैं उनके ऊपर ताकि लोग इनके प्रति अवेयर हो और काम करें, ठीक है, अवेयर हो और काम करें। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पीछे क्या था कि जो लड़कियों का जो लेवल है, जो लड़कियों का लेवल है, जो बेचारे उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा, उनके लिए सोचा जाए, है ना। सरकार ऐसी को बहुत से स्कीम लाता है कि लड़कियां पढ़ सके। तो सरकार ऐसी ही बहुत सारी स्कीम्स लाती है जिसमें अब हम पढ़ेंगे मिड डे मील के बारे में कि मिड डे मील एग्जैक्टली है क्या। तो क्या होता है 2001 में, ठीक है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई सभी जगह ये मिड डे मील का चीज स्टार्ट कर दो। पर सबसे पहले एक होता है, एक कहते हैं ना कि सबसे पहले एक प्रयोग करके देखते हैं कि क्या ये चीज सही है। तो लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजो। तो पहली बार सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चे को भेज ही नहीं रहा था कि इतना फ्री भी है फिर भी नहीं भेज रहे हैं। कारण यही बताते थे कि भी खाना नहीं है या इतना हम स्कूल में भेजेंगे, इससे अच्छा अपने बच्चे को पढ़ाई करवा लेते हैं। तो तमिलनाडु में क्या होता है कि मिड डे मील की एक स्कीम स्टार्ट की जाती है। उस स्कीम में क्या होता है कि 12 बजे के आसपास बच्चों को खाना दिया जाता है, जो भी उनका टाइम था 12 बजे या 10 बजे खाना दिया जाता है। उससे क्या हुआ, बच्चे धीरे धीरे स्कूल में एनरोल करवाने लग गए, उनकी अटेंडेंस होने लग गई, है ना। तो उससे एक बहुत अच्छा फायदा हुआ कि बच्चा चाहे भले खाने के चक्कर में स्कूल में रुक गया, पर वो रुक गया। अब इतनी देर तक रुकेगा, कुछ तो पढ़ेगा, टीचर्स कुछ तो पढ़ाएंगे ही ना। अच्छे टीचर तो पढ़ाते ही हैं, ठीक है, जिनको टाइम पास करना उनको तो पता नहीं, बट अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत कम से कम बच्चों को कुछ पढ़ना तो आए। तो सरकार का तो यही मानना था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए ताकि वो आगे अपनी जीविका को अच्छे से कर सके। तो ये मिड डे मील की स्कीम आई गवर्नमेंट की तरफ से, सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई। सो तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all the state government to begin this program in their schools within 6 months। कि फिर उसके बाद जब स्कीम अच्छी से चलने लगी तमिलनाडु में, तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को ये बिल्कुल बोल दिया कि आप सभी 6 महीने के अंदर अंदर अपने स्कूल में या अपने स्टेट में इस चीज को बिल्कुल करें कि जो मिड डे मील का जो स्कीम है उसको आप जरूर प्रमोट करें, अपने क्लास में अपने स्कूल में जरूर लाएं, ठीक है। तो ये इफेक्टिव रहा। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। अभी क्वेश्चन आएगा कि मिड डे मील से क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुए। तो पहली बात यही था कि जो बच्चों का एनरोलमेंट था वो स्टार्ट हो गया, कि बच्चे आने लगे, चाहे खाने के चक्कर में आने लगे पर आने लगे स्कूल, रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल आने लग गए। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal provided in the school, their attendance
हैज इम्प्रूव्ड। कि पहले क्या क्या कहते थे कि मैम हम ना घर जाते हैं और खाना खा के आते हैं, अब खाना जैसे ही स्टार्ट हुआ खाना खाने के लिए चले गए और उसके बाद वो आए नहीं, स्कूल खाली। अब टीचर्स कहते हैं कि अब बच्चे इसकी वजह से रुक रहे हैं। आप फोटो देख रहे हैं, हर एक, अब इन्हें किसी को नहीं पता कि कौन से किस बैकग्राउंड से है, पर सभी बैठ के खाना खा रहे हैं। और जो खाना बनाने वाली हैं दलित वुमेन, उनको भी क्या मिला, एम्प्लॉय मिला। So their mother who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do this। कि अब जो माताएं भाई बाहर काम कर रही थी, फिर अपने बच्चों को खाना बनाने के लिए घर आती थी, अब वो क्या करने लगी, ठीक है भाई बच्चे स्कूल में खाना खा रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। So this program has also helped reduce caste prejudice because children of all caste in school eat meal together। अभी मैंने बताया ना, यहाँ किसी बच्चे को नहीं पता अब चल रहा कि वो, आप खुद ही नहीं समझ सकते कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, छोटा बड़ा सब लाइन में बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, ठीक है। सो दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी। कि जो बच्चे भूख की वजह से खाना ही नहीं मिला तो पढ़ाई क्या खा करेंगे बच्चे। हमें भी देख लो, हमें भूख लगती है तो हम पढ़ाई थोड़ा करते हैं, हमें चाहिए पहले खाना हो जाए भाई, कुछ काम करने से पहले खाना हो जाए। तो उन बच्चों को तो जो इन चीज के लिए बिल्कुल उनको चाहिए था खाना, तो उनके लिए खाना भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई, दलित वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, है ना। बहुत अच्छी चीज के परिणाम आए, इफेक्ट आए। जिसने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया उनको अच्छे रिजल्ट मिले, जिन्होंने इसको कैजुअल लिया उनके जो रिजल्ट थे वो भी ऐसे ही रहे। सो व्हाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो सरकार बहुत काम करती है, आप ये कहो सरकार काम नहीं करती, सरकार बहुत काम करती है ताकि सबको इक्वालिटी मिले। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor students in school, there continue to be big difference in our country between school that the rich attend and those that the poor. Even today, there are several schools in the country in which Dalit students are discriminated against, are treated unequally। अभी हमने कहा कि सरकार की जो हमारा गवर्नमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है सभी लोग इक्वल है, पर अभी भी ऐसे कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जो इन लोगों से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। स्कूल में बोला गया है कि कुछ सीटें इन बच्चों के लिए रिजर्व है, बट वो इन स्कूलों में, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ उन बच्चों को एडमिशन ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि इन बच्चों को एडमिशन देने से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारा जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जहां अमीर अपने बच्चों को रोज स्कूल भेज रहा है, वहां गरीब एक खाने के चक्कर में या तो बच्चे को भेजेगा या बच्चे को नहीं भेजेगा। So these children are forced into unequal situation। अब देखो उनको फोर्स किया जा रहा है, जो जगह उनके लिए है, अब आप उनको वो वाला स्थान भी नहीं दोगे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग से ही वो एक अनइक्वालिटी को फॉलो करता आएगा, उसको फेस करता आएगा, तो आगे जाके वो क्या ही करेगा। सो दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्ड। कि लॉ है उनके लिए, अब उनके साथ बचपन से ही ऐसा व्यवहार हो रहा है कि उनको पता है कि सरकार ने उनके लिए भी बहुत कुछ कर रखा है, गवर्नमेंट ने उनके लिए भी बहुत कुछ कर रखा है, ठीक है। सो चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड का फोटो है जहाँ पे मिड डे मील को बांटा जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। वन ऑफ देम मेन रीजन फॉर दिस इज एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। अब देखो हम कुछ भी चीज करते हैं ना तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना, एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होता है। एकदम से जो हमारे दिमाग में स्टार्टिंग से डाल दिया है उसको चेंज होने में टाइम लगता है। अब हम ये जानते हैं कि जो भेदभाव करना वो गलत है, लॉ भी यही कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना क्या है, गलत है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। हम फिर भी किसी को उसके कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, अगर कोई अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, हम उसको तब भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस को देख के भी हम कहते हैं छोड़ ना, ये क्या है, इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये दोस्त बनने के लायक ही नहीं है। सो बिकॉज दे आर वुमेन इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर। तो ये हमें अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, बेटा कोई भी अनइक्वल नहीं है, सभी जैसे आपका मन है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी डिग्निटी है, ऐसे सामने वाले की भावना डिग्निटी भी है। हमें किसी को भी इंफीरियर नहीं समझना है।
एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। अब भाई ऐसा नहीं है आज ये ला दिया लो ला दिया लोग इस पे अमल कर रहे हैं, पर नहीं, जिसको इक्वालिटी चाहिए चाहे वो वुमेन्स हैं, वुमेन्स को भी देखो कितनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है, एक वोट के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ी है ना, कि मुझे वोटिंग का अधिकार चाहिए। तो जो ये स्ट्रगल है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आज जो हमारे लिए प्रिविलेज है ना वोट डालने का, पढ़ने का, जिसमें हम आज फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो पहले किसी के लिए एक सपना था, एक ख्वाब था, जिसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की गई है। आज जिस फ्रीडम को हम इतना अच्छा एंजॉय करते हैं ना, उसके पीछे पता नहीं हमारे कितने महान नेताओं, महान इंसानों की बलिदान है, जिसकी वजह से हम इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, और फिर भी हमें इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसका पता नहीं है। तो बेटा हमें कुछ भी चीज ना ऐसे ही नहीं मिल गई कि किसी ने लोग उठा के दे दिए, नहीं। पानी भी आज पी रहे हो ना, तो वो हमारे पूर्वजों की देन है। अब ये सोचो, आप जब पूर्वज बनोगे तो आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे। इसलिए पानी बचाओ, जो हमारी फ्रीडम है उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, हम सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान दो, ना कि और जगह अपने दिमाग को लगाओ। आगे बढ़ो, ऐसे इंसान बनो कि आप 4 लोगों को रोजगार दे सको। ठीक है, तो हमें यही करना है। आज तो हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि हम पता नहीं कहां कहां अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो यही कहा गया है कि जो ये स्ट्रगल है, अब चाहे स्ट्रगल इक्वालिटी का हो, या किसी लॉ को लागू करने का हो, या लॉ को इन्फीरियर ना समझने का हो, लॉ को डिस्क्रिमिनेशन ना करने का, तो ये स्ट्रगल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, समझना पड़ेगा, हमें सबको कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक, अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही ये सब हुआ, जो और देश है वहां भी ये सब होता है। सो यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज एन इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में ही स्ट्रगल किया गया, अपने इंडिया में ही ये सब हुआ, नहीं, बाहर के देशों में भी ये सब हो रहा था। अब बात आती है अमेरिका में। अब अमेरिका में क्या होता था कि जो दूसरे देश या अफ्रीका से या इंडिया से या कहीं से भी कुछ लोगों को लेके आया जाता, जिनको स्लेव्स कहा कहते थे वो लोग, उनके साथ उनका जैसा उनका मन करता उन स्लेव के साथ वैसा व्यवहार करते थे अमेरिका में। तो अब जो स्लेव्स आए वो वहीं अमेरिका में रह गए, भाई वहीं उनके बच्चे पैदा हो गए। तो जो वो बच्चे थे उनको बोला गया अफ्रीकन अमेरिकन। क्या बोला गया, अफ्रीकन अमेरिकन। अब उनके साथ वहां भेदभाव होता था। अब अमेरिकन को समझ रहे हैं कि ये स्लेव्स हैं, हमारे स्लेव्स के बच्चे हैं, ठीक है। अब उनके साथ क्या होता कि जब भी कोई गोरा इंसान अगर किसी बस में बैठ जाए, किसी बस में बैठ जाए या उसे किसी होटल में जाना हो, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन था, मतलब जो अफ्रीका का जो स्लेव्स के बच्चे थे, उनको उठ के पीछे बैठना पड़ता था या वहां से चला जाना होता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक लड़की थी रोजा पार्क, वुमेन कह लो, ठीक है। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। वो अपने काम से थकी हारी एक दिन वो बस में आके बैठ गई। 1 दिसंबर 1955 की बात है। अब उसने मना कर दिया, जैसे ही आदमी बैठने आया ना, तो इसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं उठूंगी अपनी सीट से। क्यों उठूं भाई, मैं थकी हुई हूँ, मेरी सीट है, पूरी बस खाली, कहीं भी बैठो जाके। अब इसी बात को लेके एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसको बोला गया सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या हुआ कि जब ये मूवमेंट था, तो यही चला कि भाई हमें भी पूरा अधिकार दो, हम यहीं के ही रहने वाले हैं, तो हमारे साथ पूरी डिग्निटी के साथ व्यवहार करो। हम क्यों उठे, हमारे साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भाई हमारे पूर्वजों ने जो किया, जो हमारे पूर्वजों के साथ तुम लोगों ने किया वो किया, पर अब तो हम यहीं रहते हैं, तो हम आपके नागरिक हैं, तो आप हमारी सुरक्षा का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। तब 1964 में 1964 में सिविल राइट्स एक एक्ट आया, जिसके हिसाब से क्या हुआ कि अगर आप अमेरिका में रह रहे अफ्रीकन अमेरिकन के साथ कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो आपको जेल हो जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। सो द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. It also state that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend any other school. तो पहले उनके लिए अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, ठीक है, अलग से स्कूल कर दिया, अलग से पार्क और कुछ ऐसे जगह बना दी कि आप यहीं पे ही आओगे। बट जब ये एक्ट आया 1964 में, तो बोला गया कि इनके स्कूलों को बंद करो, ये अब जहां पढ़ना चाहते हैं, जहां खेलना चाहते हैं, इनके साथ एक समानता का व्यवहार होगा।
अब यहाँ भीमराव अम्बेडकर का इतना अच्छा एक कोट दे रखा है कि मनुष्य मॉर्टल है, नासवान है, कुछ भी चीज एकदम से परमानेंट नहीं है और हर इंसान एक दिन मरेगा, ठीक है। पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के कुछ आदर्शों को विकसित करना है और हमें एक बेहतर इंसान बनना है। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन डेट टू लिव लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट ना मिलना, ये सबसे बड़ा एक ब्रेव इंसान के लिए डिसग्रेस है, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर के है। और यहाँ पे रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डिफेंट एक्ट। इसने एक ऐसा एक्ट किया जिससे जो अमेरिका की हिस्ट्री है वो चेंज हो गई, ठीक है। चेंज ऑफ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें भी बहुत सारे चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती है कि कोई भी देश पूरी तरह कभी भी डेमोक्रेटिक होता ही नहीं है। सो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर ऑलवेज कम्युनिटीज इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेट रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट एज वेल एज न्यू इश्यूज। कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जैसे कोई देश है, कोई लोकतंत्र है, वहां नए नए सवाल जरूर उठते रहते हैं कि भाई मुझे इस तरीके की इक्वालिटी नहीं मिली या कुछ ऐसा इशू हो गया। तो कोई भी देश एक तरीके से पूरा डेमोक्रेटिक नहीं है। जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वो पूरी तरह फॉलो भी नहीं होते। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्संस एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। जो स्ट्रगल है ना, केंद्र में वो संघर्ष है कि जब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है कि हमारा सिर्फ मेन फोकस यही होना चाहिए कि जो हर इंसान उस देश में रह रहा है उसे इक्वल महसूस हो, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। तो इस बुक में बेसिकली हमने यही पढ़ा कि हमारे पास लॉ बहुत से हैं। सबसे पहले हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, हमें लोगों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा कि सभी लोग इक्वल है, जैसे मेरे राइट्स हैं ऐसे ही इसके राइट्स हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है हमें यही बताता है कि इक्वालिटी एक्चुअल में क्या है, सरकार क्या क्या काम कर रही है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे आर्टिकल 15 की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें एक आर्टिकल यहाँ आपको बताया गया है आर्टिकल 15, जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, सेक्स, बर्थ, एनी ऑफ देम। कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि तू दूसरे स्टेट का है या तू दूसरे गांव से है, दूसरे रिलीजन से है, आप तुम फीमेल हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का उस स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आपको जो राइट है, जो करना है आप कर सकते हैं, फ्री हैं। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विद रिगार्ड टू। अभी कहते हैं कि कोई भी नागरिक चाहे किसी भी धर्म से है, किसी वंश से है, जाति से है, लिंग से है, जन्म स्थान से है, इनके आधार में किसी पर भी दुकानों से जाने के लिए नहीं रोका जाएगा, किसी रेस्टोरेंट में जाने से रोका नहीं जाएगा, होटल, प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस वो जा सकता है, अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है। जो उसको पब्लिक प्लेस पे जो भी मतलब किसी की फ्रीडम को परेशान ना किए बगैर वो आराम से घूम सकता है। वो किसी भी वेल को, टैंक को, बाथिंग घाट है, रोड है, उनको यूज कर सकता है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि देखो पहली बात तो यही हमें मान के चलना है कि मेरी वजह से दूसरे को दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी पब्लिक प्लेस में कि दूसरे को ऑफेंड महसूस हो। तो यही कहा गया कि जैसे गरीब लोग उसको बोलते भाई तू इस शॉप के अंदर मत आ, तू इस पब्लिक रेस्टोरेंट में मत जा, तो नहीं, आप हमारे साथ, हम किसी के साथ भी किसी भी रिलीजन से, रेस से, कास्ट से, सेक्स से, प्लेस बर्थ से हम किसी साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यहाँ सेक्स का मतलब है मेल फीमेल। ठीक है, तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।